दिल्ली के रोहिणी स्थित प्रशांत विहार इलाके में आज हुए धमाके से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूल की दीवार के पास हुआ, जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता देखा गया। धमाके की वजह से स्थानीय लोग घबराहट में आ गए और आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। रोहिणी के डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि धमाके की असल वजह का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पा रहा है कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्रोत क्या था। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ टीम घटना की विस्तृत जांच कर और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। दिल्ली पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीम को मौके पर बुलाया है। एफएसएल की टीम जांच कर रही है, पता लगाएगी कि यह किसी हमले या हिस्से या फिर कोई दुर्घटना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कई टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं और मामले की जांच में जुट गई हैं। एंटी टेरर यूनिट के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा। अविरल मलिक हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अविरल आपका। मखदूम खान है, कांग्रेस नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अविरल, लगातार जांच हो रही है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि ये घटना इससे पहले भी मुझे याद है कई स्कूलों में बम ब्लास्ट हुए थे। मतलब इस तरह बम ब्लास्ट या जो भी ब्लास्ट इस तरीके से ये हो रहे थे। कोई साजिश, एक जांच का विषय है ये, लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, आपके दृष्टिकोण से इस पूरे मामले में क्या देखते हैं आप? अविरल, अविरल सुन पा रहे हैं आप हमें? अविरल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मखदूम खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं ये आवाज़ आ रही है। जी, लगातार ये इस तरह की घटनाओं को लेकर हम चर्चा करें। अब धमाके दहशत में है, वहाँ पर आप देखिए त्यौहार भी है और तमाम चीज़ें, जब देश में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो एकदम से चीज़ें होने लगती हैं। देखिए, हमारा जो देश है वो कमज़ोर हाथों में है। कमज़ोर हाथों में किसी लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे पुलवामा अटैक हो या उसके बाद आज आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में भी परसों 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से धमाके होते हैं और धमाके के बाद ये लोग उस पर लीतापोती करते हैं, आपके हमारे सामने है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुलवामा जब अटैक हुआ था उसके बाद जो वहाँ के गवर्नर, जम्मू कश्मीर के गवर्नर मलिक साहब है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को जो बात कही थी आपके सामने, उन्होंने कहा था कि हमने उन्हें बार बार आगाह किया लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं हैं। उन्हें प्रचार से ज्यादा अपने मुल्क के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुल्क की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आग लगी, छत्तीसगढ़ में वो मणिपुर में आग लगी पड़ी है, मणिपुर में आपने देखा कि थाना तक जला दिया और लोगों का अभी तक वहां पे मरने का सिलसिला जारी है। वो आपके हमारे सामने है कि जब तक आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी, काम करने की लगन नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं सकता। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी का एक बयान था कि हम 24 घंटे सातों दिन इलेक्शन मोड में रहते हैं। ये सही बात है, इलेक्शन मोड में रहते हैं, लेकिन इलेक्शन मोड के अलावा उन्हें ये समझना चाहिए, गृह मंत्री है और गृह मंत्री को जो इंटरनल हमारा जो सुरक्षा का मामला है उस पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल। अगर अविरल हमें सुन पा रहे हो, अविरल आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। चलिए, मखदूम जी की बात को आपने सुन ही लिया होगा, जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए, जहां तक इस धमाके का विषय है, ये जांच का विषय है कि कौन लोग इसमें शामिल रहे, किन लोगों का इसमें हाथ रहा। और जो घटना घटित हुई है ये निंदनीय है, दुखद है। कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूं।
और एक प्रकार से राष्ट्र के लिए खतरा है, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां इस प्रकार से उभरकर सामने आ रही हैं। और जिस प्रकार से मेरे पूर्व में जो वक्ता बोल रहे थे, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया गया। शायद वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 4 आरोप लगाकर और 4 आरोप लगा ले, मैं तो कहूंगा शायद वो खुश महसूस कर रहे हो। इन्होंने सबसे पहले एक बात जो कही, जो मुझे सुनाई पड़ी, वो इन्होंने कहा कि देश कमजोर हाथों में, जहां तक मुझे सुनाई दिया। जी। तो देश कमजोर हाथों में यदि है, तो इस बात को आप समझ लें कि 370-35 से किसके दौर में हटाई गई। ये पुलवामा तक पहुंच गए, बात दिल्ली की थी, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट इन्होंने पुलवामा में लैंड कर दी। तो 370-35 से किसने हटाई? पत्थरबाजी को रोकने का काम किसने किया? आप बता दीजिए जरा। मैं तो आंकड़ों के आधार पर बात करने के लिए तैयार हूं। कोई पत्थरबाजी हो रही हो तो आप बताइए। कोई दंगा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में होता हो तो आप मुझे बता दीजिए। और जहां होता है वहां सबक सिखाने का काम हमारे द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन पूर्व की जो सरकारें थी, उनकी क्या मंशा हुआ करती थी? मैं तो एक इंटरव्यू देख रहा था, सुशील कुमार शिंदे जी क्या कुछ बोल रहे थे, हिंदू आतंकवाद को किस प्रकार से उनके द्वारा पहले कहा गया। अब वो लीपापोती हालांकि इस विषय पर कर रहे हैं, कुछ दिन पुराना एक इंटरव्यू है, एक पॉडकास्ट है उनका। तो जिस तरीके से हिंदू आतंकवाद कह दिया गया, हिंदुओं का अपमान करने का कार्य किया गया। पहले बम धमाके हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार इस देश में हुआ करती थी, मालूम नहीं होता था कहां बम धमाका अगला होगा। तो इस प्रकार का खतरा इस देश में पहले था, लेकिन आज परिवर्तन आया है। आज डर समाप्त हुआ है, जनता के मध्य से भय समाप्त हुआ है, और ये एक अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन जो घटना घटित हुई है ये निंदनीय है, और इस प्रकार के कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कानून के आधार पर की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोषी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हमारा एक बड़ा क्लियर मानना होता है, दोषी दोषी है, अपराधी अपराधी है। कुछ लोगों की सरकारें पहले रही, वो अपराधी को मजहब की नजर से देखते थे, मजहब का चश्मा वो लगा लिया करते थे। उसके बाद देखते थे कि इस वर्ग विशेष से वो अपराधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नाम डिक्लेयर कर दिया तो वर्ग विशेष के लोग नाराज हो जाएंगे, जिससे वोट बैंक की समस्या हो जाएगी। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स भी नहीं करते हैं। अपराधी अपराधी है, ईमानदार ईमानदार है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। और आदरणीय विशाल जी, आप जानते होंगे इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम विकास की राजनीति करते हैं, हम जनता का विश्वास जीतने का काम करते हैं। आतंकवादियों पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं, सभी आतंकी संगठनों पर हमने कड़ी कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर राज्य के भीतर आज शांति है, खालिस्तान के पक्ष में बोलने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाती है। और खालिस्तान के समर्थक कौन लोग हैं और कौन सी पार्टियां ऐसी हैं जो खालिस्तानी आतंकवादियों पर मौन रहती हैं? हम तो मुखर होकर बोलते हैं, बड़े स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, पहले भी बोलते रहे हैं, भविष्य में भी बोलते रहेंगे। आखिर क्या समस्या है आतंकियों के खिलाफ बोलने में, खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने में, पत्थरबाजों के खिलाफ बोलने में, गोलीबारी करने वाले लोगों के खिलाफ बोलने में, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध बोलने में, कानून विरोधी लोगों के तत्व, एक प्रकार से जो तत्व हैं उनके विरोध में बोलने में क्या समस्या है? हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानता है उसे इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहीं और रास्ता ढूंढ ले। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानता है, संविधान का पालन करता है, न्याय प्रणाली में विश्वास रखता है, इस देश के तिरंगे का, झंडे का सम्मान करता है, राष्ट्रीय एकता को बल देता है। चलिए बिल्कुल, मैं रोकूंगा, महेंद्र जी के पास चलेंगे हमारे साथ। जी, महेंद्र जी के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार। महेंद्र जी, इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान तो लगाती ही हैं कि जब हाई अलर्ट पर पूरा देश हो, त्यौहार हैं, और उस बीच ऐसी घटना हो जाना, लोग थोड़ा सहम तो जाएंगे ही। जी विशाल जी, बिल्कुल ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। फेस्टिवल सीजन है, दिल्ली में लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तो एक दहशत का माहौल तो इससे बनता है, क्योंकि भूले नहीं है दशहरा या उससे ज़्यादा पहले जब यहाँ पर सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे दिल्ली में और पूरी दिल्ली दहल गई थी। तो निश्चित तौर पर, और ये एक जिस तरीके से भी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें ये लग रहा है कि
कहीं ना कहीं हो सकता है आतंकी घटना हो और बड़े ही चीज को अंजाम देने की कोशिश हो रही हो, तो इससे एक माहौल तो निश्चित तौर पे खराब होता है, डर का माहौल बनता है लोगों के बीच में। और ये कहा जा सकता है कि एजेंसियों का फेल्योर है कि दिल्ली में आकर के इस तरीके, और वहां पर सीआरपीएफ के जो स्कूल है उसकी बाउंड्री वॉल पे, इसका मतलब कुछ क्या टारगेट में रहा उनको सीआरपीएफ स्कूल के वहां जाके ब्लास्ट करना। हालांकि संडे है आज, लेकिन बावजूद इसके इस बड़ी घटना को वो अंजाम देना चाह रहे हैं। ये जांच का विषय है, कोई मॉडर्न काम कर रहा होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि इस तरीके का विस्फोट और हाल फिलहाल दिल्ली वालों ने, कम से कम दिल्ली में नहीं देखा सुना है, तो ये चिंता का विषय तो विशाल जी है, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके हालांकि जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस भी बहुत अलर्ट रहती है त्योहार के सीजन में। दूसरे स्टेट्स के मुकाबले दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क रहती है। यहाँ पर अगर आप विजिलेंस देखेंगे तो बहुत ज्यादा रहती है, तमाम पूरी सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जो गाड़ियां हैं वो सब राउंड अप रहती हैं, वो तमाम चीजें हैं। बावजूद इसके अगर दिल्ली में आके ये ब्लास्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इनिशियली तौर पर कि जो इंटेलिजेंस जो है ये माना जा रहा है। चलिए मखदूम खान जी जवाब दीजिए, बड़े गहरे आरोप लगाए आप पर अविरल मलिक ने। देखिए, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में जो पत्थरबाजी, इस पर अंकुश लगाया, अच्छी बात है। क्या मणिपुर हो सके भी हो, मणिपुर में पूरे थाने पे हमला कर दिया गया, मूक दर्शक बनकर बनी रही माँ की पुलिस, तो किसके हाथ में? डबल इंजन की सरकार के हाथ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने निंदा की, निंदा से कुछ नहीं होने वाला जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कोई काम होने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश ने कल ही हमें धमकी दी है कि अगर शेख हसीना को हमें नहीं दिया तो उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। छोटे से छोटा देश भी आज हमको धमकाता चला जा रहा है। जिस तरीके आपने देखा, नेपाल ने कुछ बिहार के जो हिस्से थे उन्होंने उसको अपना बताया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये हमारा हिस्सा है। जो छोटे छोटे देश हैं वो भी हम पर हावी होते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, चाहे गलवान वैली हो, गलवान वैली में आपने देखा किस तरीके से कब्जा किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई घुस पाएगा। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, बात यहीं तक नहीं रुकती है। पुलवामा अटैक होता है, पठानकोट एयरबेस में अटैक होता है, तो यही पठानकोट एयरबेस पे जांच के लिए आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसे बुला लेते हैं। किस वजह से उसे बुलाया, मैं पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा विकास की बात करते हैं और एक तरफा बात नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है यहाँ पर, आपने देखा हर बार, अभी मस्जिद का आपने देखा कि बहराइच में जिस तरीके से मस्जिद के बाहर एक गंदे गंदे गाने चला रखे थे, माँ बहन की गालियों वाले गाने चला रखे थे, और दूसरे के घर में चढ़ के उसके घर का धार्मिक जो चिन्ह है उसे हटाते हैं, फाड़ते हैं, वो गलत है। हालांकि जो उस बच्चे के साथ हुआ उसको गोलियां चली, हम उसकी निंदा करते हैं, उसका फेवर कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नौजवान को जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है धर्म के नाम के, आपके हमारे सामने प्रधानमंत्री जी सिर्फ यही कहते हैं कटेंगे नहीं बटेंगे नहीं। जिस तरीके से उन्हें कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, और जिस तरीके से आपने देखा वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि पीछे कांवड़ यात्रा निकली थी, कांवड़ यात्रा में कई जगह आपने देखा तांडव हुआ था, तो किस किस पे कार्रवाई, किस किस पे बुलडोजर चले? किसी पे नहीं चलेंगे। बात यहीं तक नहीं होती है। आपने देखा बीएचयू के 3 स्टूडेंट होते हैं जो बीजेपी आईटी सेल के नुमाइंदे हैं, जिनके ऊपर बलात्कार का केस है, उनके ऊपर क्यों नहीं चलता बुलडोजर? बुलडोजर क्या सिर्फ धर्म देख के या मजहब देख के चलेगा? चलिए बिल्कुल मैं जवाब ले लूँ, अविरल जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए ये बेहद दुखद बात है कि खान साहब को एक तरफा चीजें दिख रही, ये दूसरी तरफ से कुछ देखना नहीं चाहते। और दूसरी बात, इन्होंने जिक्र किया बहराइच की हिंसा का, बहराइच के विषय पर ये चर्चा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। बहराइच के माहौल की इन्हें चिंता हुई, इन्हें मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल से। उत्तर प्रदेश के माहौल की इन्हें चिंता हुई, इनका हृदय से आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के माहौल को, इस देश के माहौल को, बहराइच के माहौल को बिगाड़ने वाले कौन लोग हैं, मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं। कुछ लोगों को जिज्ञासा होती है, कुछ लोग
जानना चाहते हैं, जातीय जनगणना के माध्यम से जातियां जानना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, मैं उनके आंकड़े जानना चाहता हूं, उनके नाम जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो बहराइच के अंदर माहौल को खराब करने में लगे हुए थे, जिन्होंने बहराइच के शांतिपूर्ण माहौल को खराब किया और गोलियां बरसाने का काम किया, गोलियां चलाने का काम किया, हिंसा को फैलाने का कार्य किया, हिंसा को भड़काने का कार्य किया। आखिर कौन लोग थे? हत्या करने वाले हत्यारे कौन थे? मैं तो ये जानना चाहता हूं और सबको जानने का अधिकार है कौन लोग थे वो। दुर्गा और दुर्गा उसके देखिए, साथ बड़ा साथ रही धार्मिक। बात उत्तर प्रदेश के माहौल की, इस देश के माहौल की, जो भी व्यक्ति इस देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना ये सरकार की जिम्मेदारी पहले भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। हम कार्रवाई कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी दोषी को, किसी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो। हमें इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अपराधी हमारे लिए अपराधी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो। ये कोई ठीक है, और मैं जा देखता रहा हूँ, होगा कि मैं उसके जा रहा साथ हूँ, जा रहा कितनी हूँ, अभी वोट है, निकल। वो 1000 वोट लेके घूम रहा है या 500 मैंने वोट लेकर घूम रिफंड रहा है, लिया, हमें रिफंड फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। चलिए महेंद्र सिंह जी के पास चलूँगा। महेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। हम बहराइच और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। ठीक बात है, चर्चा में शामिल होना चाहिए, पूरी वाइड चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो मूल मुद्दे की बात है कि राजधानी दिल्ली में सीआरपीएफ के स्कूल के बाहर इस तरीके से धमाका होना, ये सच में जांच का विषय है, क्योंकि इससे पूर्व में भी कई घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। महेंद्र जी। जी 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 विशाल जी, 2008 में जो सितंबर महीने में जब ब्लास्ट हुए थे, सीवियर ब्लास्ट, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली गई थी, दिल्ली पुलिस के अंदर बदली गई थी और तमाम चीजें के सब उठाए गए थे कदम। तो काफी समय तक इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई, बहुत सारी चीजें। लेकिन ये अभी बिल्कुल फेस्टिवल पीक पे है। आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर, बाजारों में बहुत भीड़ उमड़ती है दिल्ली के और तमाम जगहों पर। तो राजधानी में बिल्कुल पार्लियामेंट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके की घटनाएं होना, और तब जबकि दिल्ली के तमाम इलाकों में 144 जो पहले आईपीसी में होता था, अब बीएनएस में शायद कुछ और आ गया, 163 या कुछ आ गया है जी। तो वो लगी हुई है। आपको याद हो विशाल जी, जो लद्दाख से लोग आए हुए हैं, के सामने धरना दे रहे हैं, वहां अगर कोई मिलने जाना चाहता है तो उसको मिलने जाने में बड़ी दिक्कत है। वहां पर उनको अरेस्ट कर लेती है पुलिस, वहां पर बड़ी विजिलेंस है पुलिस की। लेकिन इस तरीके के अगर आप विस्फोटक उसमें एक चीज़ और भी है महेंद्र जी, जो मुझे पता चले, क्योंकि 2-3 मित्र हैं मेरे, वो एक खास एनजीओ से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे ही मतलब वो सोनम वांगचुक की एक टीम है, वो एक एनजीओ रन करती। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप संजय सिंह पिछले दिनों मिलने गए, वृंदा कराट मिलने गई, तो ऐसे 4-5 लोग जब मिलने आए तो उसके बाद पुलिस और सख्त हो गई है। अब वो आधार चेक कर रहे हैं उनका और कह रहे हैं कि नहीं, अभी वो मिलने से, और ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक नहीं मिलना चाह रहे हैं। जी, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। सोनम वांगचुक लगातार ट्विटर पे अपना अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। सामान्य आदमी भी कोई मिलने जाना चाहे, किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा है, वो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सोनम वांगचुक के मुद्दे को लेकर के लोगों के अंदर टेंशन है, जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उनको लेकर के। सोनम वांगचुक साइड में रख दीजिए, जो मुद्दे बड़े उठा रहे हैं वो उनको लेकर के लोग उनको अपना सॉलिडारिटी दिखाना जा रहे हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वहां पर धारा 144 लागू है। ठीक है, आप डेमोक्रेटिक तरीके से वो कर रहे हैं और आप उनके आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं, वहां आप बड़ी सतर्कता बरत रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आके आप इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये तो कहिए, अब वो कैसे वहां पर ब्लास्ट हुआ, वहीं पे प्लांट किया गया था या वो गलती से वहां हुआ है या वो कहीं और प्लांट करना था, वो जांच के विषय है। क्योंकि वहां पर एक पेड़ है और पेड़ के बगल में वॉल है, चारदीवारी है, वहां पर किसी के घायल होने या कुछ ऐसा है नहीं। वहां पर ना दुकानें, वहां पर उसके अपोजिट साइड में दुकानें और वो सारी चीजें हैं। तो ये क्या डराने के लिए किया गया है, क्या क्या वजह रही, ये सब जांच में। लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है, जो हम और आप उठा रहे हैं, कि विस्फोटक दिल्ली में आए कैसे। यहाँ पर
ये हो जाना, घटना विस्फोटक आ जाना, जबकि दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा इक्विप्ड पुलिस है, यहाँ पर सारी एजेंसियां हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, मतलब हर एक चीज है यहाँ पर, उसके बावजूद अगर दिल्ली में आके कोई विस्फोट करके आपको चेता रहा है। अभी आप देखिए तमाम फ्लाइट्स में आ रहे हैं कॉल कि आप इसमें बम है, इसमें विस्फोटक है, इसमें ये लगातार कई महीने से ये सारी चीजें चल रही हैं। इसमें अगर कोई ठोस कार्रवाई की रिपोर्ट आपके पास आई हो, मुझे ज्ञात नहीं है कि क्या इस पे सरकार कर बिल्कुल। रही है क्या नहीं। लगातार इसी तरीके के आ रहे हैं। अभी पिछले 24 से 48 घंटे में कई फ्लाइट्स ऐसी हुई हैं जिनको ये कॉल आई है, और इस पे कल एक मीटिंग भी हाई लेवल थी। लेकिन क्या एक्शन है क्या नहीं है, क्यों ऐसे हो रहे हैं, इनको किस तरीके से एजेंसियां काम कर रही, धरपकड़, कोई अरेस्ट किया गया हो इस मामले में, ऐसा मुझे ज्ञात नहीं है कि जो इस तरीके की बिल्कुल। घटनाओं में अंकुर ठाकुर हमारे साथ, मैं जी मैं रुकूंगा। अंकुर ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अंकुर, अंकुर, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? सर, मैं इस घटना को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे मेरी जब से ये घटना हुई है तब से काफ़ी सारे मेरे सूत्रों से मेरी बात हुई है, सुरक्षा एजेंसियों से मेरी बात हुई है। तो अभी एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये क्या एक वहाँ पे कोई प्रयोग किया जा रहा था या किसी बड़ी योजना की तैयारी चल रही थी, तो उसको लेके वो सारे एंगल को तलाश रहे हैं। और उस पूरे एरिया में एक सर्च करने की भी तैयारी उनकी तरफ से है, कुछ चल भी रही है। तो कोई बड़ी घटना से पहले हमें एक, आप समझ लीजिए कि एक इस घटना के कारण अभी सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज़्यादा सतर्क भी हो गई हैं, और आशा है कि जल्दी ही वो जो इसके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ पाएंगे। क्योंकि पीछे जैसा मेरी कुछ सूत्रों से मेरी बात हुई, तो पीछे भी काफ़ी दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को कुछ इस तरह की घटनाओं की भी सूचना मिल रही थी। तो अभी उस पर बहुत सारा ब्यौरा आना बाकी है। बट आप अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली शहर में वापस से होना, राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में होना, बहुत चीज़ों को सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत चीज़ें चिंताजनक बताता है। और बहुत एक इसमें यही अच्छी अच्छी बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है अभी तक, और कोई बड़ी घटना हो सकती थी उससे बचा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या निकल के आता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विरल आपका, मखदूम खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास। तो हम लोग फिलहाल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि धमाके का जिम्मेदार कौन? क्या कोई इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि लगातार कभी फ्लाइट में बम होने की खबर, कभी एयरपोर्ट में बम होने की खबर, ये आम है। कल उसके लिए मीटिंग भी हुई, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी ने बताया। लेकिन फिर वही घूम फिर के घड़ी की सुई वहीं पे आती है कि इन सब के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है या फिर कोई और। फिलहाल इस कार्यक्रम में तय देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।